मैं बेसिकली आई लुक आफ्टर जितना भी ऑफ फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है फार्म सेक्टर के अलावा नाबार्ड में, और फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, जितना भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स एवरीथिंग जो नाबार्ड के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं, आई लुक आफ्टर दैट। सो ये जो आज का सेशन है बेसिकली मेरा जो टॉपिक है वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे है। तो अगर आप इसको अगर मुझे इंक्लूडेड सा ये लेक्चर लेना है सो इट इज़ अ वेरी लेंथी लेक्चर, बट हम क्या करेंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे इन अ सेंस कि एज अ BHD आपका क्या रोल है, DPR में आपका क्या रोल है, क्योंकि आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग DPR बनाएंगे या DPR में फॉर्मूला कैलकुलेशन करेंगे, ये सब करेंगे, है ना। सो वी विल जस्ट सी के अंदर इफ वी हैव बीन कोलैबोरेटेड इनटू अ कमेटी, तो हमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि DPR बेसिकली लोगों को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर लोन होना है ना, उसके बगैर लोग कहते हैं कि बैंक लोन नहीं करता है या फिर रिजेक्शन सबसे ज्यादा, DPR अच्छे से नहीं होनी चाहिए। सो मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से सब बिकॉज आई हैव बीन इन्फॉर्म, शायद पार्टिसिपेंट्स आर SDMs, बैंक ब्रांच मैनेजर्स, डिपार्टमेंट्स से लोग। सो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कैन एनीबॉडी टेल मी कि हमारी स्टेट में अभी तक कितनी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स चलती हैं? किसी के पास कोई नंबर है बैंक से, डिपार्टमेंट से? एनीबॉडी? कोई गेस? 10, 20, 30, बट प्लीज बी वेरी फास्ट, है ना। 30, 40, 50, 60, 70, 80, कितनी? 90? हाँ तो हाँ सर, है मुश्किल है, बट अगर मैं आपको एक रियलिस्टिक नंबर बताऊं, रियलिस्टिक, इट मे नॉट बी एक्चुअल नंबर बट अ रियलिस्टिक नंबर, इट कम्स टू अराउंड 103 स्कीम्स जो एट प्रेजेंट हमारी यूपी में है। 103 स्कीम्स है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, और इनमें जो सब्सिडी रेंज करती है ना वो करती है 25 to 100%। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 100% सब्सिडीज भी है। सो फिर उसके बाद अगेन देन वी आर कमिंग अप विद द न्यू स्कीम, 104 स्कीम, युवा स्कीम। व्हाई दिस स्कीम? प्लीज मतलब यू हैव टू बी इन अ लिटिल प्रॉम्प्ट। आई हैव बीन गिवन ओनली 40 minutes टू फिनिश दिस। फॉर एम्प्लॉयमेंट 103 स्कीम्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं आई तो इसमें क्यों आएगी, है ना। 103 स्कीम्स का मैं थोड़ा आपको अगर ब्रेकअप बताऊं, 60% कवर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, 40% जो है वो आर टुवर्ड्स MSME सेक्टर, जो हमारी स्कीम्स है। सो फिर भी हम लेके आ रहे हैं युवा स्कीम, है ना। युवा स्कीम में गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग सो मच। क्लोजिंग के पास आप लोग सब सारे बैठे हैं, हम लोग भी क्लोजिंग के पास आके लेक्चर दे रहे हैं। अभी बात भी कर रहे थे अभी यस सर। क्वेश्चन भी हो रहा था भाई, हमारी इतनी स्कीम्स है कि हमारे पास कोई टारगेट बचा है क्या भाई? जहाँ पे हमको जो टारगेट हमें बताया है कि एक्सेल शीट में जो पिछले 1-2 साल की सर्वे हुआ है या आपने डेटा कलेक्शन की है, इज दैट अ रियल टारगेट? उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है आदमी जो बेनिफिशियरी कोई बचा ही नहीं है, इतने प्रेशर्स है गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक्स की तरफ से फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बट जो है इतना फोकस होने के बाद भी युवा के हिस्से में क्या आएगा? So I can sir answer this question, but I will deliberately not answer this question. मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, you just ponder upon it, क्योंकि this is not the last training also, but I will tell you something. One from the government only told me. आपको पता है कर्नाटका की पॉपुलेशन कितनी है? कर्नाटका की पॉपुलेशन, हम उसको डेवलप्ड स्टेट मानते हैं। बेसिकली मैं क्यों कर्नाटका का नाम ले रहा हूँ, बिकॉज कर्नाटका जो है ना वो हमारी एक हॉर्टिकल्चर इंटेंसिव स्टेट है, UT है हमारी। हम लोग मतलब आप देखिए ना हमारा कंपैरिजन, हम सबसे ज्यादा जो अर्न करते हैं वो हॉर्टिकल्चर के थ्रू हमारा अर्निंग है, क्योंकि नीश क्रॉप्स है हमारे पास, वॉलनट है, ऑलमंड है, सैफरन है, यहाँ से हमारी अर्निंग होती है। और सेम कर्नाटका भी है। कर्नाटका जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जो सबसे ज्यादा साइज का हॉर्टिकल्चर जो करते हैं और अर्निंग करते हैं। सो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, somebody told me, मैं एक्चुअली इस फिगर पे मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, मतलब श्योर नहीं हूँ, बट क्योंकि जिसने मुझे बताया ही इज फ्रॉम गवर्नमेंट ओनली, सो इट माइट बी करेक्ट ऑल्सो। सो दे टोल्ड मी कि कर्नाटका की पॉपुलेशन इज क्लोज टू 5 करोड़, जो भी उनका सोर्स रहा होगा। और JNK की पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 करोड़। अभी हम 1.5 करोड़ मानते हैं।
सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि J&K में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख। हाँ, दिस इज द नंबर आई गॉट। और आपको पता है कर्नाटका में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं? क्लोज टू 1 लाख। सो यू कैन सी on a 5 crore population, Karnataka is having around 1 lakh government employees. And on 1.5 crore populations, we are having close to 4.5 lakhs government employees. So, अब क्या है, as the states progress, जैसे states progress करती हैं, तो क्या होता है, even country also progresses, तो क्या होता है कि government जो होती है ना, it cannot be the principal employer. मतलब लॉजिक है, इकोनॉमिक्स बोलती है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन अ डेवलप्ड कंट्री और अ डेवलप्ड स्टेट। यू से क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है दोज आर डायरेक्टली टुवर्ड्स वेलफेयर मेजर्स। गवर्नमेंट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, वेलफेयर में ज्यादा गवर्नमेंट करती है। और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इज टेकन ओवर बाय द प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली। अब ये जो युवा स्कीम है ना, मैं इसलिए कहा मैं आपको पूरा आंसर नहीं दे रहा हूं। सो युवा स्कीम से व्हाट वी आर एक्चुअली टारगेटिंग इज कि हमारे यहाँ पे आप लोगों ने अगर जो न्यूज थोड़ा सा पढ़ते बढ़ते हैं, तो कुछ देर पहले अराउंड 2 महीने पहले 3 महीने पहले न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा एक न्यूज चली थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, हमारी यूटी का। किसी को फिगर याद है यूथ का कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था? 6.5। जो उसमें आया था यूथ पॉपुलेशन 6.5 तो टोटल पॉपुलेशन का हमारा है ना, मैं यूथ का बोल रहा हूँ। वो जो एक पॉपुलेशन ग्रुप है 39 इयर्स तक, इट वाज क्लोज टू 32% जो न्यूज आइटम में था। दिस इज नॉट माय फिगर। सो अब आप खुद सोच लीजिए, 103 स्कीम है तब भी 32% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो युवा से जब ये स्कीम का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया गया तो ये सब चीजें पीछे थी बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं कोर टीम में रहा हूँ बहुत देर से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी 103 102 स्कीम्स मैंने आपको बताई, तो उन सब की जो प्रॉज कॉन्स सबको इवेल्युएट करके ये स्कीम बनी है। क्योंकि मेरे को एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर ये भी लाइक अनदर स्कीम है। सो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ, यू डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय दैट कि एक और टीम है, आपको टारगेट्स या प्रेशर आ जाएंगे। बट अगर आप लोगों ने इसका शहजाद सर ने शायद अगर लेक्चर दिया होगा तो उन्होंने आपको पहले बताया होगा 4 चीजें आपको पढ़नी है। एक युवा का डॉक्यूमेंट पढ़िए, एक बेसलाइन सर्वे जो इन्होंने किया है वो आप पढ़िए, और एक इनकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, और एक कुछ और है। तो ये 4 चीजें अगर आप पढ़ेंगे ना तो 90% ऑफ यू विल बी एबल टू मेक इट आउट कि ये स्कीम दूसरी स्कीम से अलग क्यों है। सो हम आगे चलते हैं। सो ये जो मैंने आपको बताया ये इसलिए क्योंकि आपका लंच हुआ था। आई डोंट वांटेड कि आप लोग थोड़ा सा बोर फील करें। दिस इज नॉट माय टॉपिक। एक चीज है ना, हाँ जी, एक चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी सर, कि डेफिनेटली दिस स्कीम इज डिफरेंट, ये अलग है, बट नोबडी इज टेलिंग यू हाउ इट इज ये डिफरेंट। अलग करके दे विल रूट दैट एप्लीकेशंस टू द बैंक ब्रांचेस। पोर्टल में ये होगा। सो आपका रोल क्या है, प्लस अब हम देखेंगे कि डीपीआर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स करे हैं। हमारी जो ऐप है युवा ऐप, मिशन युवा ऐप है, उसमें एआई का यूज भी किया गया है। तो वो मेरे बाद नवाज क्लास लेंगे आपकी, वो आपको बताएंगे कि कैसे सिंपली हम क्वेरी बेस्ड डीपीआर भी जनरेट कर सकते हैं। इसमें इवन इतना लोगों को फैसिलिटी दिया गया हुआ कि अभी क्या मैकेनिज्म है, किसी को डीपीआर बनानी है या प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो एटलीस्ट उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम से कम 8-10% तो देना ही पड़ता है। कोई सीए ले जाएगा, पेपर तैयार करने वाला ले जाएगा, डॉक्यूमेंट करने वाला ले जाएगा। आज की डेट में अगर किसी को फाइल बनानी तो मेरे ख्याल से सीए ही अराउंड 2500 से 5000 के बीच में चार्ज करता है। सो हमने ये सारी चीजों को मतलब जहां जहां हमें लगा कि लोगों को मतलब अननेसेसरली जहां पे उनका पैसा खर्च हो रहा है या इनकन्वीनियंस हो रही है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं वो हमने इसमें सोचा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें हमें चीज पड़ा कि लोगों को डीपीआर बनाना नहीं आता। तो हमने उस पर काफी ज्यादा इस प्रोग्राम में आप देखेंगे आगे जब आपको बताएंगे, हमने ऐप के अंदर ही काफी सारी एक मॉडल डीपीआर रिपोजिटरी उसमें बनी है जिसमें 10,000 डीपीआर प्री अप्रूव डीपीआर पड़ी है। यू नेम एनी एक्टिविटी और वो आपको वहां पे मिल जाएगी। एआई है, फिर उसके बाद डीपीआर जनरेटर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो हम ये उससे पहले ये देखते हैं कि जब बैंक एक्चुअली किसी को अल्टीमेटली ये स्कीम बॉइल डाउन करती है कि बैंक से लोनिंग कराना, इट्स अ क्रेडिट लिंक्ड स्कीम। मतलब आपको पता है ना कुछ ऐसी स्कीम्स भी थी हमारी यूटी में, जैसे
मे बी IDDS, जिनको पता है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम चलती थी, तो उसमें क्या था, उसमें ऑप्शन होता था कि आप या तो बेनिफिशियरी खुद से अपना आधा पैसा डाल दें और आधा पैसे सब्सिडी हो जाएगी, बैंक लोन करवाना जरूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, जिसको करवाना है वो करवा ले, बट जिसके पास खुद से अपने रिसोर्सेज हैं वो अपना पैसा डाल के यूनिट सैंक्शन करा सकता था, मतलब जो उसका मार्जिन मनी होता था। तो उस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, जब आप ऐसा रखते हैं, उसको क्रेडिट लिंक्ड नहीं रखते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो लोगों के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं वो ही ज्यादा बेनिफिट्स अवेल कर जाते हैं, क्योंकि बैंक में अगर जाएगा, बैंक में उसको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेसेस हैं, उनकी अपनी टाइमलाइंस हैं। सो इसीलिए इस स्कीम को 100% क्रेडिट लिंक्ड स्कीम रखा गया। इनिशियली वो अप्लाई करेगा लोन के लिए, ताकि उसके बाद हमारी मॉनिटरिंग, हमारा चेक्स एंड कंट्रोल्स भी रहे उस पे, यूनिट पे, और सब वो सब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। और प्लस हमारा जितना भी पैसा है इट इज राउटेड थ्रू द इकोनॉमी, ताकि हम लोग ग्राउंड लेवल क्रेडिट का पूरा हम जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसको देख पाए। हमारी UTL-BCs जो होती हैं उसमें एक्चुअल GLC का टारगेट हमारा रिफ्लेक्ट हो, तो इसीलिए इसको जान के क्रेडिट लिंक स्कीम रखा गया। सो बैंक्स बेसिकली हमारे यहाँ पे आप देखोगे J&K में लोगों के केसेस क्यों रिजेक्ट होते हैं, तो नंबर 1 जो केस हमें, मतलब हमारे जो सर्वे वगैरह में हमें पता चला कि लोगों का सिविल खराब है। जिन लोगों का सिविल डिफॉल्टर्स है, पुरानी स्कीम्स में ले लिए पैसे, पता नहीं था कि भाई रिटर्न भी करना है, सब्सिडी के चक्कर में ले लिए, वो सिविल आज तक खराब है। फिर उसके बाद जो आइडियाज वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अब मान लो कोई गांव में अगर एक बंदा शटरिंग करना चाहता है तो पूरा गांव ही शटरिंग कर लेगा। कोई बंदा अगर टेलर की दुकान खोलेगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में टेलर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग मतलब फॉलो करते हैं कि दूसरे ने क्या किया, तो वो आइडियाज वाइबल नहीं होते। फिर तीसरा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। अच्छा, ये जो 3-4 चीजें थी जो हमने देखा। फिर बैंक्स, मतलब लोगों का प्रॉब्लम आता था कि बैंक्स गारंटी मांगते हैं, काफी सारे है ना, गारंटी मांगते हैं कि भाई एलिजिबल नहीं है तब भी गारंटी मांगते हैं। तो ये 4-5 रीजंस थे। तो इस स्कीम के अंदर हमने एक्चुअली बेसिकली ये सारे प्रोसेसेस को ना इसीलिए हमने ऑनलाइन रखा है, ताकि ये सब, आप मानिए कि इसमें सिर्फ मैनुअल इंटरवेंशन इतना ही है कि बेनिफिशियरी को एक बार जब उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो मे बी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए एक बार ब्रांच में जाना है। इसमें ऐसा है ही नहीं कि उसको ब्रांच में जाना है, बार बार चक्कर लगाने हैं। एवरीथिंग इज थ्रू पोर्टल और ऐप, और उसमें उनकी हेल्प करने के लिए BHDs है, SBDU है, जो मैकेनिज्म है। आप लोगों का जो मैकेनिज्म है, इट्स अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, जब तक PMU नहीं बनता है। एक बार जब PMU बन जाएगा सो उसके बाद आप लोगों का रोल जो रहेगा वो एडवाइजरी टाइप का रोल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या बैंक से लोग हैं, आपका ये रोल हो जाएगा। ये आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस जो है BHDs की, ये मैंने युवा डॉक्यूमेंट से ही ली है। आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है स्कीम के अंदर। आप देख सकते हैं, मैं अपने वाले एक ही टॉपिक के अराउंड में आपको फोकस करता हूं कि आपको फैसिलिटेट करना है। सेकंड पॉइंट आप देखिए, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल एक्सेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इसी में जो हमारा DPR वाला है कि आप कैसे उनको क्रेडिट और फाइनेंशियल एक्सेस फैसिलिटेट करेंगे, तो उसमें DPR का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बाकी तो ये ठीक है, ये आप जो अपने रोल्स आपको शायद उन्होंने सुबह बताया भी होगा इंट्रोडक्टरी सेशन में क्या क्या रोल्स हैं। तो अब हम आते हैं कि DPR एक्चुअली है क्या और आपका क्या उसके साथ लेना देना है DPR का। से फॉर इंस्टेंस जो डॉक्यूमेंट बोलता है कि आप एक कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं इसके लिए मिशन युवा में। कस्टमर सर्विस सेंटर्स मतलब जब कोई बंदा आपके पास अप्रोच करेगा, अभी क्या होता है, आप लोग जिन्होंने फील्ड में काम करा है
वो मेरे से एग्री भी करेंगे। अभी क्या होता है जब डिपार्टमेंट के पास या गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम आती है ना, तो हम उसको कभी नहीं बोलते हैं कि यार आपका आइडिया क्या है, हम उसको स्कीम में मैप करते हैं। हम उसको बोलते हैं यार इस स्कीम में इतनी सब्सिडी है, तू कोई काम खोल ले। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे ही बोला है, हमने कभी मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी जगह ऐसा है, बट दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें ये बोला जाता है कि इस स्कीम में इतनी % सब्सिडी है, और जिस स्कीम में जितनी ज्यादा % सब्सिडी है वो उतनी ज्यादा लोगों को अपील करती है। प्रोवाइडेड क्या पता उनको वैसा काम की जरूरत भी नहीं है, क्या पता वो उसको 3-4 साल के बाद चला भी नहीं पाए, बट क्योंकि सब्सिडी का एक ऐसा एफिनिटी है लोगों को कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं सब्सिडी के साथ। इसलिए आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा इसके अंदर जो सब्सिडी है ना वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। HEDP उससे फार बेटर देता है, PMEGP भी फार बेटर देता है। लोग हमारे यहाँ मतलब आप सारे लोगों ने कहा कि माइंडसेट चेंज करना, तो ये माइंडसेट चेंज करने का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये काम है कि लोगों को जो सब्सिडी की ओरिएंटेशन है उससे बाहर निकालना और स्कीम के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बताना। इस स्कीम में मोटा मोटा आप देखोगे ना, इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो है वो दूसरी किसी भी स्कीम के टेंजिबल बेनिफिट से क्या पता ज्यादा हो। हमारी चैलेंजेस जो आने वाली है ना, हाँ जी सर, हम रियलाइज कर रहे हैं वो चैलेंजेस वहीं पे आने वाली है। हमारे पास 2 किस्म के लोग हैं। मैं रूरल बेल्ट में काम कर रहा हूँ, तो आप किसी से भी पूछिए आप क्या कर रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और रेस्ट ऑफ द पीरियड में कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। पहले तो सोचे शायद कुछ नहीं, कोई जॉब है मतलब कोई रहता है, तो सारे कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहता कुछ तो करते हो, मैं सोते हूँ उनके दिन में या क्या करते हो पूरा दिन। नहीं जी मैं दुकान कर रहा हूँ, दुकान आता कुछ नहीं। हाँ ये ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। तो ये जो है इस माइंडसेट से बाहर आने के लिए सरकारी नौकरी का मतलब है मैं कुछ कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ नहीं भी आता है। तो इससे मुझे लग रहा है वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज। और मैं सर आपको ना सप्लीमेंट करूंगा, जब ये युवा सर्वे हुआ आपको उन्होंने बताया होगा एक बेसलाइन सर्वे हुआ है युवा में। सो बेसलाइन सर्वे में हमने अराउंड कितना मतलब अराउंड 1.2 करोड़ लोगों का सर्वे हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट हमने 99% सारी पॉपुलेशन कवर करी जो सर्वे हुआ है। और बिलीव में ये सर्वे वैसा नहीं हुआ है जैसे लोग ने जाके फॉर्मेलिटी कर ली, ये टोटल एक्चुअली एक ऐप बेस्ड सर्वे था। और इसमें किसी को फ्रीडम नहीं थी कि भाई आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी एंट्री कर लो, सब कुछ ऐप में प्री बिल्ड था। ड्रॉप डाउन से उनको सिलेक्ट करना पड़ता था। और जब आप इसके रिजल्ट्स थोड़े से इवेल्युएट करेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो ऐसा नहीं है लोग मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि 80-90%, बट जो हमारी पॉपुलेशन है ना अराउंड 32 ईयर्स तक की, उसमें 80 से 70% लोग जो हैं वो आज भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने को तैयार है, प्रोवाइडेड दे आर गिवन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर फैसिलिटेशन। मैं वो 35 से ऊपर की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नाम ही स्कीम युवा है, मैं वही रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो ये सर्वे में निकल के आया है। आप लोग प्लीज एक बार सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने अपने डिवीजन के, उससे गो थ्रू करिए, आपको मेरे से ज्यादा फेयर आइडिया मिलेगा। क्योंकि 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख लोगों का सर्वे मैं भी अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, करते करते उसको टाइम लगेगा थोड़ा। सो हम आते हैं डीपीआर में। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो डीपीआर है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि भाई जिसके बेसिस पे बैंक लोन करता है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, कहीं भी बैंक लोनिंग के लिए डीपीआर मैंडेटरी नहीं है। या कोई बैंक मुझे बोल दे कि है मैंडेटरी, है ना? कोई बोल सकता है कि ये मैंडेटरी है, डीपीआर मैंडेटरी है लोन करने के लिए? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं सर देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। मैं भी थ्योरेटिकल, हाँ आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं थ्योरेटिकल कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बैंक के लिए डीपीआर मैंडेटरी नहीं है। बैंक के लिए एक्चुअली उस आइडिया की वायबिलिटी जानना मैंडेटरी है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलिए हम अभी इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा यह सबसे पहले हमारा माइंडसेट चेंज होना है, बैंक वालों का माइंडसेट चेंज होना है, हमारा लोगों को अप्रोच करने का माइंडसेट। शुरू में जब मैं बैंकिंग में गया तो ये डीपीआर सुन के मैं डर गया, यार ये डीपीआर कौन सी चीज है। बाद में पता चला कुछ भी नहीं है भाई। व्हाट इज देयर, एक आइडिया है, एक आइडिया कंसीव किया है। कोई भी आपके पास आएगा भाई, चाहे दुकान ही लगानी है, चाय की दुकान खोलनी है
या कोई जो है सैलून खोलना है, किराना ही करना है, भाई जो उसका विजन है that has to be put in the financial terms। बस इतना ही काम है, हमें कितना खर्चा आपने बोल दिया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है ना, 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, उसको ये चीज पेपर पे लिखना नहीं आती है। वही दिक्कत वही है। और वो कि- स्टैंड वाला बाहर बैठा हुआ है कंप्यूटर। सर एक मिनट, सारे प्लीज आप लोग आपस में मत डिस्कशन कीजिए, मेरे साथ कीजिए, थोड़ा मेरा भी उसमें वो रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को ना उसको डॉक्यूमेंट करना नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे बैंक्स जो है ना, दे हैव डिस्पेंस्ड अवे विद दिस डीपीआर। नहीं, ऑल्टर नहीं मांगता है। ऑल्टर क्या बोलता है मैं वही बता रहा हूँ। ऑल्टर को मैं बताता हूँ, आप जेके बैंक से कहाँ से, आपका ऑडिटर बोलता है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, उसको डीपीआर नहीं चाहिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है सर खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट इज नॉट डिटेल्ड। पर वो कौन बनाएगा? हाँ मैं वही बता रहा हूँ वो कैसे बनेगा। देखिए हम लोग जिसको जनरली डीपीआर बोलते हैं ना, हम लोग किसको बोलते हैं, एक फाइनेंशियल प्लान होता है, उसको हम लोग 90% ऑफ द पॉपुलेशन उसको डीपीआर बोलती है। फाइनेंशियल प्लान में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी रहेगी, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कितना होगा, उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, उसका रिपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, उसके प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या होगा, इसको हम डीपीआर बोलते हैं। जबकि अब एक्चुअल में देखो ना डीपीआर क्या होती है, मैं आपको बताता हूं उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखिए ये है डीपीआर। अब आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे कौन सी, मतलब कम से कम इस स्कीम में 10,000 डीपीआर मैं भी पढ़ चुका हूँ। आप बताइए किसी डीपीआर में आपको रिस्क मैनेजमेंट रहता है मिला लिखा हुआ? किसी डीपीआर में आपका ये रहता है कि भाई ये स्वॉट एनालिसिस उसके बिजनेस का? हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्ट समरी, ऑपरेशनल प्लान यानी कि थर्ड और फोर्थ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इन 3 आइटम्स को डीपीआर मानते हैं। बट मैंने इसलिए कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल, अगर इफ इट इज अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो उसमें ये सारी चीजें मिनिमम होंगी, कंटीजेंसी प्लान रहेंगे, है ना, ये सब रहेगा। इफ इट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मींस इट इज कस्टमाइजेबल। आप मतलब बैंक का है, अब मैं एक बात करता हूँ, जैसे जेके बैंक से, आई एम नॉट टेलिंग कि भाई ऐसा यूनिवर्सल है, आप लोग मेरे से ज्यादा ब्रांच बैंकिंग करते हैं, आप खुद बताइए कि हम कई बार कितने लोन्स ऐसे हम कर ही देते हैं बिना डीपीआर के। हम उनसे लोन फॉर्म पे लिखवाते हैं, है ना, हम सीसीज करते हैं कितनी बार, कहाँ हम उनसे डीपीआर दे लेते हैं। मैं ऐसे बता रहा हूँ सर, मैं पूरे यूटी की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे ना मेजॉरिटी, आप सही कह रहे हैं। है ना, मैं मेजॉरिटी बता रहा हूँ। मैं आप सुरनकोट चले जाइए जेके बैंक की ब्रांच में, तभी आता है जब सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, डीपीआर साथ में आ रही है। हाँ नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ। कस्टमर आएगा, जैसे आपने सीसी बताया, we are not asking for। हाँ, मैं 5 लाख की सीसी मांगने मैं वही कह रहा हूँ, आप सुरनकोट चले जाइए, इतना रश होता है ब्रांच में जेके बैंक की, इतना ज्यादा रश होगा कि वो मतलब मुझे लगता नहीं अगर इतने लोग डीपीआर देंगे ना डिटेल, वो बेचारे पढ़ भी पाएंगे, उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर ने कहा कि रिजेक्ट करना है तो देन वी यूज इट एज अ टूल समटाइम्स, अगर करना है देन वी गो अहेड आल्सो। सो ठीक है, ये हम आगे एक एक कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या है। मेरे हिसाब से जो डीपीआर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट एनालिसिस। अगर आपकी डीपीआर में मार्केट एनालिसिस नहीं है कि उसका प्रोडक्ट या उसकी प्रोसीड्स सेल कहां होंगी, उस डीपीआर का मतलब नहीं है। और मैंने यहाँ वही कंपोनेंट लिखी है जो आपको देखने हैं। मतलब अगर मैं आपके पास एज अ बेनिफिशियरी आता हूं तो यू आस्क दैट पर्सन ओनली जस्ट वन क्वेश्चन कि भाई तू पैसा हम दे रहे हैं, सब्सिडी है, यूनिट लग जाएगा, तू अपना सामान कहाँ बेचेगा। मैं आपको एक डाटा बताऊं, अगर आपको पता है, जिन लोगों को उद्यम जो पोर्टल है, हम लोग उसका डेटा एनालाइज कर रहे थे, तो उससे पता चला हमें कि सबसे टॉप एक्टिविटी J&K में, क्योंकि MSME से डील करता है वो, आपको पता है वो क्या एक्टिविटी है, बुटीक्स, टेलरिंग, कटिंग, और एक डिस्ट्रिक्ट में वो इतना नंबर है, इट टचेस अराउंड 25 से 30,000 एक डिस्ट्रिक्ट में, उतनी यूनिट्स। तो मतलब वो पूरे इंडिया को कपड़े सप्लाई कर सकता है वो डिस्ट्रिक्ट। सेकंड नंबर पे हमारी एक्टिविटी है शटरिंग, पूरी स्टेट में। तो शटरिंग वो, मैं किसी से बात कर रहा था गवर्नमेंट से, वो बता रहे थे कि सर अगर इसकी लैडर बनाए ना तो ये चांद तक बन जाएगी लैडर शटरिंग वाली।
बट अगर आप उसका जब कंजप्शन देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिमांड नहीं है भाई, हो सकती है डिमांड हो, बट अगर जैसे हम शटरिंग मान लें तो शटरिंग का अगर कंजप्शन होगा, डिमांड है, तो वो हमारे पास एक इंडिकेटर है जो बता सकता है कि इतनी शटरिंग यूनिट्स वाइबल है या नहीं। वो क्या इंडिकेटर है? आपके डिस्ट्रिक्ट में हाउसिंग लोन्स उतने बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? कौन कंज्यूम करता है शटरिंग को सबसे ज्यादा? हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आप यूटीएलबीसी का डेटा उठाएं, हाउसिंग सेक्टर में मुश्किल से खींच के 5 से 6% का ग्रोथ होगा। आप खाली शटरिंग का ग्रोथ उठाएं तो कम से कम भी ईयर ऑन 20-25% का ग्रोथ होगा। बड़ा कंफ्यूजन है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मैं इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज। हाँ सर। सर मिशन ये चला हमारा विश्वकर्मा, ठीक है ना। मेरे रूरल बेल्ट में जो मेरा सर्विस एरिया है, तो अगर मैं देखूं कि वहाँ पे मिशन युवा में हर दूसरी दुकान जो है वो खुली थी स्टिचिंग वाली, टेलर, मतलब हर दूसरी दुकान टेलरिंग बन गया वहाँ पे। तो मैं वही बता रहा हूँ, अगर फाइनेंस कर दो, अगर आप डीपीआर से जाएंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ आप फर्स्ट, सूर्य तक पहुँच जाएगी आप जिस हिसाब से बनाने लगे। मेरा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास जब भी कोई बेनिफिशियरी आता है ना, उसको सिर्फ एक बात बोलिए कि एक बार जहां पे आपने सामान बेचना है वहां से पता करके आ जाए कि कितनी और सिमिलर दुकानें हैं। आप एक बार उसको बोल दोगे ना, एटलीस्ट उसको भी रियलिटी चेक एक हो जाएगा। कहीं तो कम देखिए ना। हाँ। अगर कोई एरर है 5-10-15% तो समझ में आता है। अगर ये टोटल हाइपोथेटिकल है तो कहाँ पे कमी है? सर हाँ, तो फिर युवा में भी हमें देखिए। नहीं होगा, युवा में नहीं होगा। युवा में हम इसीलिए आपको पहले नहीं, हम आपको पहले इसीलिए आपको आपने इन्वॉल्व किया है, आपने जो है वहाँ पे भी है, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 25% ग्रोथ इसलिए है क्योंकि उसमें फ्रॉड ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जब आपने लोन किया, आपने सामान देखा, फोटो खींची, लगा दी, उसके बाद आपको 7 साल तक सामान नहीं मिलेगा। तो बोलेगा मेरा उधर 50 किलोमीटर बिल्कुल लगा, 100 किलोमीटर में। ये आंसर जो है, और ये शटरिंग यूनिट सबसे बड़ा फ्रॉड है। देखिए सर, मैं वही कह रहा हूँ, ऑफिशियली मैं आपसे ना एग्री करूँ, अनऑफिशियली मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो मार्केट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। डीपीआर में आप बाकी कुछ देखो ना देखो, एक बार उसका मार्केट सेगमेंटेशन होना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में डीपीआर बोलते हैं ना, वो एक्चुअली ऑपरेशनल प्लान या बिजनेस प्लान ही है। ऑपरेशनल प्लान में हम उसके रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या प्रोडक्शन प्रोसेसेस रहेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी रहेगी। अब जैसे प्लीज आप 2 मिनट मुझे सुनिए। आप जैसे मैं मान लूं, मैं देख रहा था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ना ओडीओपी में मेज था, आपको याद हो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेज था ओडीओपी में, या आटा था या पता नहीं क्या था। तो ओडीओपी में बहुत सारे आटा चक्की यूनिट स्पॉन्सर किए गए, उस डिस्ट्रिक्ट्स में खुले। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आप देखो ना, वो आटा चक्की की यूनिट्स स्पॉन्सर करना प्रॉब्लम नहीं है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में ना लाइट ही बहुत कम रहती थी जिन में वो हुए। तो अगर हम फाइनेंशियली उसको मेजर करें ना, एक इंडिकेटर होता है, उसको बोलते हैं बीसीआर से भी वैसे हो जाता है। एक इंडिकेटर होता है, वो ये बताता है कि आपका प्लांट कितनी एफिशिएंसी पे चले कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट उसको उतनी एफिशिएंसी पे चलाने के लिए, मान लो अगर 50% 60% डेली एफिशिएंसी पे अगर मुझे उसको चलाना है, तो मतलब 60% तक चलाने के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ लाइट भी चाहिए, मेरे पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। अब एक व्हीट वाला है मान लो, या मेज वाला है, वो सीजन में रॉ मटेरियल लेके निकाल देगा, उसके बाद क्या करेगा, कहाँ स्टोर कर, अगर स्टोर करेगा तो कैसे स्टोर करेगा, स्टोरेज कॉस्ट बिजनेस कॉस्ट से भी ज्यादा है ना। तो ये सब चीजें आपको आपकी डीपीआर में देखनी है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं आगे, अगर आपको समझ नहीं आया मेरे से पूछ लीजिएगा। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, और आप इसको कंटिजेंसी प्लान भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे से फॉर इंस्टेंस 15 अगस्त है, तो लोग क्या करते हैं, झंडे बना के बेचते हैं, आपने देखा मार्केट में। तो 15 अगस्त पे जो झंडे नहीं बिके, उनका क्या होता है, 26 जनवरी तक जाते हैं। फिर अगर 26 जनवरी में नहीं बिके, फिर 15 अगस्त। लेकिन आपको पता है वो ऐसा होता नहीं है। उन लोगों के पास, जिनके पास, जो लोग उनको बेचते हैं ना, आप उनको देखना, उनके पास खुद रहने की जगह नहीं है, वो कहां उसको स्टोर करते होंगे यार। तो मतलब आपको बिजनेस, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो अप्रोच करेंगे मिशन युवा में,
आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो उनका बिजनेस है ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली सीजनल बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि इसमें बैंक लोन इन्वॉल्व है। अगर सीजन वाला इंटरेस्ट है तो सीजन में ही EMI जाएगी, उसके बाद वो बैठ जाएगा। तो हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान या सप्लीमेंट्री प्लान या एडिशनल प्लान। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हमारी स्टेट में क्या होता है कि जब हम डेयरी करते हैं ना, डेयरी के लोन करते हैं, तो क्या होता है हम खाली DPR में बोलते हैं कि वो जानवर लाएगा, दूध बेचेगा और बैंक का पैसा देगा, इतना ही हम मानते हैं। KCC एनिमल हस्बेंड्री में भी हम यही अज्यूम करते हैं। बट आप दूसरी स्टेट्स में देखो ना, कभी भी डेयरी का प्रपोजल जो होता है ऐसा नहीं होता है। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल होता है, उसमें ये बोला जाता है कि ये बंदा जानवर लाएगा, डिफरेंट लैक्टेशन पीरियड वाले लाएगा, वर्मी कंपोस्ट यूनिट इस्टेब्लिश करेगा। प्रपोजल में ही, क्योंकि अब गोबर होगा साथ में उसी को बेचेगा वर्मी कंपोस्ट बना के, साथ में लिखा रहेगा कि भाई ये क्या करेगा, ये प्रोसेसिंग की इक्विपमेंट्स खरीदेगा। बट आप अपनी स्टेट में कोई DPR निकाल के देख लो डेयरी की, जितनी भी एजेंसी ने, जिस भी डिपार्टमेंट ने फाइनेंस की है, हार्डली 5% में ऐसा हो सकता है, वो भी मुझे डाउट है। बाकी हमारी प्लेन वेलिनर DPR, प्रोक्योरमेंट ऑफ एनिमल एंड रीपेमेंट थ्रू सेलिंग ऑफ मिल्क, बस इतना ही हम करते हैं। तो ये प्लान भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी DPR में।